Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की चर्चा हो रही है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी घटना है जिसे पूरी दुनिया जिस पर नजर रखे। फिर भी दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अपने वीडियोस बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को आज जन्मदिन की बधाइयां भेज रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक कूटनीतिक अवसर बन चुका है जब दुनिया के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से अपने मन की बात कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र कहकर पुकारा, यानी लिखा अपनी पोस्ट में, और रशिया और यूक्रेन युद्ध में शांति की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके शुभकामनाएं दी हैं और ट्रंप और पुतिन के फोन के कई कूटनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन ने आज दुनिया की राजनीति में एक नया क्लाइमेट चेंज ला दिया है और आज हम इसी नए क्लाइमेट चेंज को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उन्हें विरासत में सिर्फ गरीबी और भ्रष्टाचार मिला, लेकिन उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए नई नई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर भारत का भाग्य बदलना है तो इसे एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा। उनकी एक नजर भारत की दशकों पुरानी गरीबी पर थी और दूसरी नजर आने वाले दशकों में भारत को सुपर पावर बनाने पर थी। आज हम उनकी शख्सियत, उनके स्वभाव और उनके बदलावों को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में आपको वो बदलाव महसूस कराएंगे जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज देश का ईमानदार और परिश्रमी गरीब किसी से कमतर महसूस नहीं करता। अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आंखें नीची नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो अपना कॉलर ऊपर करके चलते हैं। अब हिंदी बोलने पर और अपनी सनातन संस्कृति पर हर भारतीय को गर्व है। अब वो शर्मिंदा नहीं होते। आज हम इस बदलाव को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। आज हम मोदी एट 75 को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्लोबल राजनीति के बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। Prime Minister Modi is the boss. One of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. The most loved one of all around the world, but I mean, this is really proven.
ये सारी तस्वीरें देखकर आज आपको गर्व जरूर महसूस हुआ होगा, क्योंकि भारत के एक नेता को दुनिया के बड़े बड़े नेता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। हम हर रोज आपको खबरें बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, लेकिन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि वो है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा होगा कि दुनिया भर के लीडर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनका एक एक मिनट करोड़ों का है, वो अपना समय निकालकर बाकायदा बैठकर वीडियो बना रहे हैं और फिर यहां तक भेज रहे हैं, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही प्रभावशाली और बड़े नेता हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता खुद संदेश देकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना भी चाहते हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरी दुनिया के नेताओं के लिए बहुत खास है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें फोन करके शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी शायद अकेले नेता हैं जिन्हें जन्मदिन पर ट्रंप और पुतिन दोनों ने फोन किया। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने भी अपने वीडियोस बनाकर शुभकामनाएं दी है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बधाई भेजी है। दूसरे देशों का बधाई संदेश एक तरह का कूटनीतिक शिष्टाचार होता है, लेकिन वीडियो संदेश या फिर फोन कॉल दो देशों के रिश्तों में एक तरह का पर्सनल टच यानी अपनापन लाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मानो ये रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध बन गए हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स ये दिखा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत के साथ अपने रिश्ते और साझेदारी को गंभीरता से लेते हैं। ये बधाई संदेश प्रधानमंत्री मोदी को मिल जरूर रहे हैं, लेकिन इससे भारत के 146 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ रहा है, इससे आपका सम्मान भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहे इस सम्मान का मतलब है कि दुनिया में भारत की साख और भारत का प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। अब आप देश और विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिले ये बधाई संदेश देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में लोग उनके इस जन्मदिन पर उन्हें बधाई तो भेज ही रहे हैं, साथ ही उनका जन्मदिन मना भी रहे हैं। My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. I wish you a very, very happy birthday. आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। Wishing you a very happy birthday, sir. आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपकी 75वीं सालगिरह पे मैं और मेरा परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Wishing Honorable Prime Minister Narendra Modi ji a very happy 75th birthday. On the occasion of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji's 75th birthday, I extend my heartfelt greetings and best wishes. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. ये सिर्फ एक जन्मदिन या कोई आम बर्थडे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन दरअसल एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह आज मनाया जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के कई देशों के बड़े बड़े लीडर्स और उनके राष्ट्र प्रमुखों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकालकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतने सारे वीडियो संदेश रिकॉर्ड किए। सामान्य तौर पर बधाई के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट या फिर दूतावास से बयान जारी कर दिए जाते हैं। हर देश की यहाँ पर एम्बेसी है, दूतावास हैं, राजदूत हैं। ये काम अक्सर वो लोग करते हैं और एक औपचारिकता निभा दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतने सारे बड़े बड़े लोग कैमरे पर आकर अपने मन की बात कह रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का ऐसा करना प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक असर के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अब से थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बधाई दी है। दुनिया के अलावा भारत की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को आज एक उत्सव की तरह मनाया। हर भारतीय ने उनका धन्यवाद किया है। उनके फैसलों की वजह से हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा आज बिजली, पानी और सड़क भी है, ऐसा कह रहे हैं भारत के लोग। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से भारत डिजिटल युग में पहुंचा। हमने अंतरिक्ष में नए नए रिकॉर्ड्स बनाए और अब सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की मानसिकता और सोच को बदल दिया। आज देश के हर व्यक्ति को अपने भारतीय होने पर गर्व है। वो अपने देश की भाषा में बात करने पर शर्मिंदा नहीं होता। हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे अपने स्किल्स पर इतना भरोसा है कि वो बड़े बड़े सपने देखने से भी आज डरता नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर, खुद पर भरोसा करने वाला और प्रगतिशील भारत है। आप इसे मोदी युग का नया भारत भी कह सकते हैं। और उनके फैसलों की वजह से आज 146 करोड़ भारतीयों को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। तो आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो युग है 11 साल का, इसने भारत में क्या क्या बदलाव लाए। इन 11 सालों में कौन कौन सी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आई, जहां हमने ये धन्यवाद दिया कि कितना अच्छा रहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता है, और भविष्य में भारत की तस्वीर कैसी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सबसे दिलचस्प बात यह रही, सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया और उन्होंने घड़ी में 12 बजने का भी इंतजार नहीं किया। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यानी 16 सितंबर को ही रात 10:53 पर फोन किया और सबसे पहले उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप को शायद प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने की इतनी जल्दी थी, जो कि कोई सामान्य बात नहीं लगती। ट्रंप शायद यह दिखाना चाहते थे कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती अब वापस पटरी पर आ गई है। अब दोनों के बीच दोबारा से संबंध वैसे ही प्रगाढ़ हो चुके हैं जैसे पहले हुआ करते थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भारत और अमेरिका के बीच ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक ठाक है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप ये संदेश शायद चीन और रशिया को देना चाहते हैं कि वो और प्रधानमंत्री मोदी आज भी बहुत करीब हैं, उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही है और ये दोस्ती इतनी गहरी है कि बधाई देने के लिए उन्होंने तारीख बदलने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि 1 घंटा पहले ही प्रधानमंत्री को फोन कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरी बातचीत की जानकारी पूरी दुनिया को बताई, जिसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का पहला नाम यानी नरेंद्र लिखा, जो यह बताता है कि दोनों लीडर्स के बीच रिश्तों में कितनी घनिष्ठता है, कितना अपनापन है। संबंधों में औपचारिकता नहीं है बल्कि अपनापन है, क्योंकि तभी कोई नरेंद्र लिखता है। इसके जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हिंदी में मतलब है इसका, रशिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने में साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद ये पहला मौका है जब ट्रंप सीज फायर का श्रेय शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं। और तीसरा, दोनों नेताओं ने मिलकर यूक्रेन में शांति लाने के लिए एक दूसरे की कोशिशों की तारीफ की है। तो मैं आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट लेकर आया हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद लिखा है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिएगा। जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड। तो उन्होंने वापस प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा, विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
I wished him a very happy birthday. He is doing a tremendous job. और आगे वो लिखते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पर भी, नरेंद्र, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President DJT. तो अब आप देखिए ये कितना बड़ा सरप्राइज और कितना बड़ा यू टर्न लिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये क्यों है? देखिए, पहला, इस पूरे पोस्ट में अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये है पूरी दुनिया को बताना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। दूसरा, सिर्फ नरेंद्र लिखकर यह बताना कि वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सरप्राइज वो ये कि आज वो ये कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने में मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ समय पहले तक अमेरिका और ट्रंप के करीबी नेता, ट्रंप के सहयोगी रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर कहकर पुकार रहे थे। कह रहे थे ये तो मोदी का युद्ध है। अमेरिका यह कह रहा था कि इस युद्ध को मोदी करवा रहे हैं और भारत जो तेल रशिया से खरीद रहा है उसी पैसे से रशिया यूक्रेन पर हमला करता है। तो एक तरीके से इस पूरे युद्ध की जो फंडिंग है ये भारत कर रहा है। कितना बड़ा आरोप अमेरिका ने लगाया और इसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने हम पर टैरिफ 50% टैरिफ लगाया। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और जो पैसा इसके बदले भारत दे रहा है रशिया को, उसी पैसे से रशिया ये युद्ध लड़ रहा है। और अब वही राष्ट्रपति ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के लिए थैंक यू कह रहे हैं कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं इस युद्ध को समाप्त करवाने के लिए, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहता हूं। राजनीति में एक हफ्ता बहुत बड़ा समय काल होता है। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। एक हफ्ते पहले तक अमेरिका कहता था कि यह युद्ध आप करवा रहे हैं, दिस इज मोदीज वॉर। एक हफ्ता पहले तक कहते थे कि भारत के पैसे से यह लड़ाई लड़ी जा रही है और क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है इसलिए हम 50% टैरिफ की सजा भारत को देंगे। आज अगर आप ये सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा शायद जैसे ये पिछले साल की पोस्ट है। देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल जिस तरीके से विश किया होगा, शायद हम वो तो नहीं पढ़ रहे हैं एक साल पुरानी पोस्ट, लेकिन ये एक साल पुरानी पोस्ट नहीं है, ये नई पोस्ट है और इसमें आपको बदलाव साफ दिखाई देगा। अब ट्रंप के धन्यवाद की वजह समझिए। अब उन्हें समझ में आ गया है कि दुनिया में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही अकेले नेता हैं जिनकी दोस्ती सबसे है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके संबंध अमेरिका से भी हैं, रशिया से भी हैं, चीन से भी हैं, यूरोप से भी हैं और यूक्रेन के साथ भी आज प्रधानमंत्री मोदी के संबंध हैं। पिछले 90 दिनों में पहली बार यह बदलाव दिखाई दिया है। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत 17 जून को हुई थी, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था कि आप आइए व्हाइट हाउस में और हम लोग वहां मिलते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी गए नहीं थे। और इस बार बातचीत उस समय हुई है जब भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी है और पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक आत्मनिर्भर नीति को लेकर चल रहा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। रशिया की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर की प्रशंसा करते हुए आज क्या कहा है, आप भी सुनिए। Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии, господином Моди. Я позволил себе от вас, от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии, с его 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания всему российскому руководству. Хочу отметить, что на протяжении всей современной истории, новейшей истории, точнее, еще со времен Советского Союза, затем и во времена Новой России, отношения между Индией и Россией
носит исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный. Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии. Мы это видим. Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И, что самое главное, добиваются очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира. Поздравляя премьер-министра Индии с его юбилеем, пожелал ему и всему индийскому народу от нашего имени всего самого доброго и дальнейших успехов. पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे बधाई संदेश मिले हैं और ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन दुनिया के लिए एक कूटनीतिक अवसर बन गया। आप राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। दोनों में एक शब्द कॉमन है और वो है यूक्रेन संघर्ष। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की विदेश नीति के पिछले 11 वर्षों को अगर आप देखें तो भारत का राष्ट्रहित आपको हर जगह दिखाई देगा और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज उस बदलाव की बात करते हैं। अगर रशिया से तेल खरीदने में भारत का हित है तो हम उससे तेल खरीदते हैं और आगे भी खरीदेंगे। इससे किसी देश को बुरा लगता है तो भारत की नहीं बल्कि ये उस देश की समस्या है। आजकल दुनिया स्पष्ट तौर पर दो गुटों में बटी हुई है। एक अमेरिका का गुट है और दूसरा रशिया और चीन का गुट है, जबकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपना एक अलग स्थान बनाकर हर गुट और हर देश के साथ बराबरी का संबंध बनाया है। और आप इसे मोदीज डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। यह डिप्लोमेसी की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अद्भुत कूटनीतिक संतुलन दिखाया है। अब भारत को किसी और देश के साथ या फिर उसके पीछे चलने की आवश्यकता नहीं होती। नया भारत जिनके साथ खड़ा होता है, विश्व में उनका प्रभाव अपने आप ही बढ़ने लगता है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फोन कॉल किया प्रधानमंत्री मोदी को और उसके बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, उससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी झुकने वाले नेताओं में से नहीं है और वो बहुत सक्षम हैं। इसलिए उनसे पहले जैसी दोस्ती करने में ही अमेरिका की भलाई है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज हैं। एक समय था जब दुनिया में महाशक्तियों के बयान पर खबरें और हेडलाइंस बनती थी, लेकिन आज भारत जो फैसले लेता है वही खबरें दुनिया में ट्रेंड करती हैं। नौकरी में रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, लेकिन राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती। राजनीति में आज भी ओल्ड इज गोल्ड माना जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं उनकी उम्र क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 79 वर्ष के हैं, 79 ईयर्स। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 वर्ष के हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 72 वर्ष के ही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उम्र 75 वर्ष है। इसका मतलब है कि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली नेताओं की उम्र अब 75 के आसपास है। तो ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं आजकल, उनकी क्या उम्र है वो हमने आपको बताया। और मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि राजनीति में युवाओं की बात करना तो बहुत आवश्यक है, युवाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन राजनीति में अनुभव बहुत आवश्यक होता है। भारत एक युवा देश है। पूरी दुनिया में युवाओं की बात होती है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है और दुनिया में जो है लोग भारत को एक युवा देश के तौर पर देखते हैं। लेकिन राजनीति में आप अनुभव को अनदेखा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी की दो सबसे बड़ी ताकत है। पहला उनका लंबा अनुभव और दूसरा उनकी दूरदर्शी सोच। आगे तक भविष्य में क्या होने वाला है वो जान लेते हैं। वो गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्होंने लोगों की जरूरतों और आम लोगों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा, जिससे जनता के लिए बिल्कुल सटीक योजनाएं बनाने में उन्हें मदद मिलती है। और दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री मोदी को विकसित भारत का रोड मैप बनाने में मदद करता है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है एक स्थिर और मजबूत सरकार। भारत जैसे देश में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जबकि इस दौरान दुनिया के कई देशों में न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री बदल गए, कितनी सरकारें बदल गई। पिछले 11 वर्षों में नेपाल में 9 सरकारें बदल चुकी हैं। मार्च 2026 में वहां अब एक और चुनाव होगा। ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री आए इस दौरान। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदल गए। जापान में 4 सरकारें आ चुकी हैं। पाकिस्तान में भी वर्ष 2014 से 4 प्रधानमंत्री बदल गए। श्रीलंका में 4 और फ्रांस में भी 2 सरकारें आ गई। लेकिन वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सरकार आज भी वैसे ही अटल है। प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है वो आज भी वैसे ही अटल है। तो देखिए किस किस देश में कितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदल चुके हैं। भारत एक अकेला देश आपको दिखाई दे रहा है जहां पर 11 साल से एकदम एक स्थिर सरकार चल रही है, एक विचारधारा के साथ, एक रोड मैप के साथ और एक नेता के साथ, जो आज के जमाने में बहुत ही दुर्लभ बात है। किसी देश में ऐसा नहीं हो रहा जैसा भारत में हो रहा है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि देश के करोड़ों लोगों को आजादी के 66 साल बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही। उन्हें जो राजनीतिक विरासत मिली उसमें क्या मिला? पहला गरीबी और दूसरा भ्रष्टाचार, ये उन्हें विरासत में मिला। और पूरा सिस्टम पॉलिसी पैरालिसिस से जकड़ा हुआ था, यानी किसी में फैसला लेने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी और भविष्य को लेकर कोई तैयारी नहीं थी, जिसे हम फॉरवर्ड प्लानिंग कहते हैं। कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ 2 मोर्चों पर काम किया। पहले मोर्चे पर उन्होंने देश की पुरानी समस्याओं को ठीक किया। दूसरे मोर्चे पर भारत के भविष्य को संवारने में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 75 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 95% गांवों में आज शौचालय की कमी नहीं है। अब यह समस्या नहीं रही। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए देश के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए अब तक देश भर के किसानों को 3,69,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आयुष्मान योजना के तहत करीब 55 करोड़ लोगों को उनका स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। अब तक इस योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा 41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना है और इन सभी योजनाओं में प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल टच दिखता है। उनके फैसलों में उनके जीवन के निजी अनुभव आपको दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एक गरीब परिवार से आते हैं और अपने परिवार में उन्होंने इन समस्याओं को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, बल्कि गरीब की सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और ये जो लक्ष्य है उनका, ये जो उनकी सोच है, ये अक्सर वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा
मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। अब इसका नतीजा देखिए। भारत में पिछले 11 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। अब यह आंकड़ा देखिए, वर्ष 2011 में 16% से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे थे। 2022 में लगभग 2% लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे बचे हैं। 2014 में देश के करोड़ों लोगों के पास बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं थी। सड़कें टूटी हुई थीं, पीने के लिए पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था। अंधेरा होते ही देश में लालटेन युग शुरू हो जाता था। ऐसे भारत को सुपर पावर बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर मोदी युग में सब बदलना शुरू हुआ। सौभाग्य योजना के जरिए देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। आज देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। ये योजना इतनी सफल हुई कि इसने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए और अब इस योजना को बंद भी कर दिया गया है। आज देश के 81% गांवों के हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचता है। 2019 में केवल 17% गांवों में ये सुविधा थी। आप ये मानचित्र देखिए और मोदी युग में हुए इस बदलाव को समझिए। नीले रंग से दिखाया गया है कि देश भर के गांवों में नल से जल कैसे पहुंचता है और अब भारत के अधिकांश गांवों में लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं। 2019 में केवल देश के कुछ गांवों में ही नल से पानी पहुंचता था और अब ये अंतर आप देख सकते हैं। अगली समस्या थी भ्रष्टाचार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, सरकार 1 रुपया भेजती है तो आम आदमी तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। आज हालात बदल गए। देश के लोगों को सब्सिडी या कोई भी सहायता सीधे देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटाइजेशन और जन धन योजना को शुरू किया। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। आज हमारे देश में 56 करोड़ 16 लाख जन धन बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। चीन को छोड़ दें तो आज दुनिया के किसी भी देश की जनसंख्या से ज्यादा हमारे देश में गरीबों के बैंक अकाउंट हैं। 56% जन धन बैंक अकाउंट महिलाओं के हैं। 67% जन धन बैंक अकाउंट गांव या छोटे शहरों में है। 9 वर्षों में जन धन खाते में औसतन जमा राशि करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। यह दिखाता है कि आज गरीब लोगों के पास भी बचत हो रही है, उनके पास पैसे हैं और आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हर बैंक अकाउंट आधार से जुड़ चुका है, इसलिए कभी भी किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। आज देश में लगभग 49 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। देश के 99.8% राशन कार्ड्स को आधार से जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी आज किसी भी व्यक्ति को तुरंत जब चाहे यहां दिल्ली में बैठी सरकार उनके बैंक अकाउंट में सीधे राहत या पैसा भेज सकती है। आज किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है और आजादी के 78 वर्षों में यह सबसे बड़ा बदलाव है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, जिन्हें सृजन का देवता मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विकसित भारत का शिल्पकार माना जाता है। विकसित भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनिर्भर होना और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को स्वदेशी का नारा दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मंत्र दिया। 2014 से 24 के बीच भारत में 56,70,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। 2014 में भारत के रक्षा क्षेत्र में उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया। मेक इन इंडिया की वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां खोल रही हैं। 2014 में हमारे देश में 350 स्टार्टअप्स थे, आज 1,59,000 स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में बिजनेस करना आसान है। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 142 थी, 2020 में ये 63 पर आ गई। 2021 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें किसी भी कारोबार को शुरू करने की सभी मंजूरी एक जगह एक साथ मिलती थी और प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी हर योजना के जरिए 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में जुटे हैं। अपने जन्मदिन पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी का मंत्र दिया और विकसित भारत के अपने संकल्प को दोहराया है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार
दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। अब तक तो हमने आपको वो बदलाव दिखाए जो आपको दिखते हैं आंखों से, लेकिन कई बदलाव ऐसे भी हुए जो दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हमारे देश का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही हमारे देश ने गुलामी और अपमान का दौर भी देखा है। सदियों की गुलामी ने हमारे देश के लोगों की सोच पर बड़ा गहरा असर डाला। 1947 में हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन मानसिक गुलामी की जंजीरें समाज के कई हिस्सों में आज भी बनी रही। गरीब होना शर्म की बात माना जाता था। सनातन संस्कृति पर गर्व करने की जगह उसे पिछड़ेपन से जोड़ दिया जाता था। दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को भारतीय कहने पर हीन भावना होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सोच को भी बदला। उन्होंने भारत के लोगों को आत्मविश्वास और गर्व का एहसास कराया। गरीब की उपेक्षा की जाती थी, उसे सहायता पाने वाला माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सोच को बदला। उनके मुताबिक गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए और उसके जीवन को भी बदलना जरूरी है। उन्होंने गरीब को वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उन्हें सम्मान दिलाने की एक ईमानदार कोशिश की। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये योजनाएं सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, ये संदेश है कि गरीब अब दया का पात्र नहीं, बल्कि अब उसका सम्मान होना चाहिए। 2014 से पहले जब भारतीय नेता विदेश जाते थे तो उन्हें शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। भारत को गरीब और पिछड़ा देश माना जाता था। प्रवासी भारतीय खुद को भारतीय बताने में शर्म महसूस करते थे। लेकिन पिछले 11 वर्षों में सब कुछ बदल गया। अब प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें ग्लोबल लीडर के तौर पर सम्मान मिलता है। आज दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं हम भारतीय हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो दिखता नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया युग शुरू किया। उनके नेतृत्व में देश के कई धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हुआ है। उनके समय में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। देश के करोड़ों हिंदुओं का 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल कॉरिडोर और केदारनाथ धाम का दोबारा से निर्माण किया गया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन परंपरा का देश विदेश में प्रचार और प्रसार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों में यह विश्वास जगाया कि हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर बन भी गया, राम लल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया।
बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बदलाव आए हैं ये आपको बता दिया, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी आई हैं। और जब चुनौती आती है, जब बुरा समय आता है, तब पता चलता है कि किसी भी देश के लिए एक अच्छे नेता का होना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती आई वो कोविड की महामारी थी, और उस दौरान स्वदेशी वैक्सीन और टेक्नोलॉजी कोविन ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या को सुलझाया। ये कितनी बड़ी बात थी। और आप जानते हैं कि कोविड के दौरान बड़े बड़े देश एक्सपोज हो गए। बड़े बड़े देशों में सरकारों को समझ में नहीं आया कि कोविड के दौरान उसका सामना कैसे करना है। बड़े बड़े देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। और कोविड के दौरान लोगों को ये समझ में आया कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व था, इसलिए भारत पर कोविड का असर बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम हुआ। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, ना सिर्फ बनाई बल्कि हमने अपने हर व्यक्ति तक उस वैक्सीन को पहुंचाया। डिजिटल डेटा लगातार आ रहा था कि वो वैक्सीन कब लग रही है, किसे लग रही है, किसे एक बार लग चुकी है, किसे 2 बार लग चुकी है। और हमने दूसरे देशों को भी ये वैक्सीन दी, यानी दूसरे देशों की भी हमने मदद की, अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको लॉकडाउन का समय याद होगा, जब भारत में लॉकडाउन लगा था। और आज आप में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे कि कोविड का समय कैसा था, लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए याद करके देखिए कि उस समय क्या आपको ये नहीं लगा कि भारत में अगर प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व न रहा होता तो शायद कोविड का असर कहीं ज़्यादा घातक हमारे देश की इकोनॉमी पर और हमारे देश के लोगों पर पड़ता। दूसरी चुनौती थी आतंकवाद और पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवाद पर कई बार प्रहार किए। पहले हम सहते रहते थे, प्रहार नहीं करते थे, हमारा खून बहता रहता था और हम फैसला करने में हर बार देर लगाते थे। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ हमने एक नई लड़ाई लड़ी। और प्रधानमंत्री मोदी को चीन से सीमा विवाद की चुनौती का भी इस दौरान सामना करना पड़ा और बॉर्डर पर चीन को हमने उसी की भाषा में जवाब भी दिया। और एक और चुनौती थी, कोविड को हमने झेल लिया, पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हमने झेल लिया। हर बार हमने पाकिस्तान को बताया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है, आप सबको याद होगा। चीन के साथ भी हम झुके नहीं, लगातार खड़े रहे और हमने उन चीन को भी यही कहा कि अपनी ज़मीन हम नहीं देंगे। ये तो सब तो बाहर के दुश्मन हैं, लेकिन एक दुश्मन है जो हमारे देश के अंदर बैठा है। उसका सामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने जितना किया उतना और किसी प्रधानमंत्री को इसका सामना नहीं करना पड़ा। जो हमारे अंदर की चुनौतियां हैं, जो हमारे अंदर के दुश्मन यहां पर बैठे हुए हैं, उनका सामना पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 फ्रंट, जिसको हम कहते हैं, उस 2.5 ढाई फ्रंट पर लड़ाई लड़ी है। यानी पाकिस्तान और चीन के साथ साथ हमारे देश में जो अर्बन नक्सल हैं उनसे मुकाबला किया है। हमारे देश में जो सबूत गैंग है
हमने उससे मुकाबला किया है। हमारे अपने देश के अंदर जो नक्सलवादी बैठे हैं, हमने उससे मुकाबला किया है। और हमारे ही देश में जो ऐसे नेता बैठे हैं जो हम पर सवाल खड़े करते हैं, हमारी सेना पर सवाल खड़े करते हैं, हमने उनका भी सामना इस दौरान किया है। अर्बन नक्सल का जो नैरेटिव था, अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इस दौरान आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सामना था, जब शुरू में आए थे तो मीडिया भी उनके खिलाफ था। इस देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो उनके खिलाफ थे। जो इस देश का सबूत गैंग है वो उनके खिलाफ था। उनके किसी भी फैसले में ये लोग उनके साथ नहीं थे। जब चीन के साथ विवाद चल रहा था तो ये लोग चीन के साथ जाकर खड़े हो जाते थे। जब पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा था तो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। जब आतंकवादियों से हमारी लड़ाई चलती है तब ये आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। और हमारे मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एक समय में था, जो अब तो ठीक हो रहा है कुछ कुछ, लेकिन एक समय में ऐसा था जब प्रधानमंत्री मोदी को मीडिया से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। और ये सारी लड़ाइयां उन्होंने अकेले लड़ी हैं, बाहर वालों से भी लड़ी हैं और अपने अंदर जो लोग हैं उनसे भी लड़ी हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं ढाई फ्रंट। इसे ढाई फ्रंट की थ्योरी क्यों कहा जाता है? एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चीन और आधा फ्रंट है हमारे अपने घर के अंदर जो लोग बैठे हैं, नक्सलवादी, अर्बन नक्सल्स, सबूत गैंग, ये सारे लोग जो बात बात पर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इन 11 वर्षों में संविधान न जाने कितनी बार खतरे में आया। इन 11 वर्षों में हमारा लोकतंत्र न जाने कितनी बार समाप्त हो गया, कितनी बार खतरे में आ गया। अभिव्यक्ति की आजादी कितनी बार खतरे में आ गई। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता कितनी बार खतरे में आ गई। ये सारा नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गढ़ा गया। हमारे यहाँ मीडिया की आजादी नहीं है, ये भी एक झूठी कहानी बनाई गई। लेकिन आज आप देखिए पूरी दुनिया कैसे हमें देखती है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का कितना आदर करती है और ये जो सम्मान उन्हें मिल रहा है, ये भारत के हर व्यक्ति का सम्मान है। अब आपको मिलवाते हैं मोदी द कम्युनिकेटर से। मोदी जो लीडर हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन मोदी एक बहुत बड़े कम्युनिकेटर भी हैं। इसका सीधा और सटीक उदाहरण है रेडियो पर उनका कार्यक्रम मन की बात। उन्होंने जनता से सीधे कनेक्ट करने के लिए टीवी को नहीं चुना, सोशल मीडिया को नहीं चुना, रेडियो को चुना। रेडियो जो बिल्कुल खतरे में आ गया था, जिसके बारे में कहते थे कि अब तो रेडियो को कोई सुनता ही नहीं है, रेडियो पर उन्होंने आने का निश्चय किया और मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करते हैं, आम जनता को अपनी राय देते हैं, उनकी राय लेते हैं, देश के बड़े मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को 23 करोड़ से ज़्यादा लोग हर महीने सुनते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनके कार्यक्रमों को और उनकी फिल्मों को भी इतना नहीं देखा जाता जितना मन की बात को सुना और देखा जाता है। देश के छात्रों से सीधे संवाद के लिए उन्होंने टीवी पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया। वो समझते थे कि छात्रों से संवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो छात्रों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता, उनसे भी बात करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा की टेंशन मत लेना। देखिए, एक प्रधानमंत्री के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो इस बात को समझते हैं कि हमारे देश में आज भी हर घर में जहां स्कूल के बच्चे हैं, पूरे घर को एक ही तनाव रहता है, स्कूल के बच्चों की परीक्षा का तनाव, बोर्ड की परीक्षा का तनाव। पूरा घर, पूरा परिवार 1 साल के लिए अपनी पूरी सामाजिक जीवन पर ताला लगा देता है क्योंकि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाव को समझा और उन्हें लगा कि इस बारे में देश के बच्चों से, छात्रों से बात करनी चाहिए, उनके माता पिता से बात करनी चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए। तो ये 2 बिल्कुल नए प्रयास थे उनके हमारे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए, जो सिर्फ वही सोच सकते थे। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने नहीं सोचा कि रेडियो पर कार्यक्रम करेंगे, किसी ने नहीं सोचा कि वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और फिर पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ने के लिए, देश के लोगों से हर रोज हर घंटे जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए। इसलिए अगर आज आप मुझसे पूछें, वो कम्युनिकेटर तो हैं ही,
देश के दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वही हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर भी वही हैं। आज यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की कुल संख्या 28 करोड़ 63 लाख है। देश के बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा फॉलोअर्स उनके हैं। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चैनल बनाया और 31,000 से ज्यादा वीडियोस उन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए हैं, जिन्हें 762 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जरा देखिए, 762 करोड़ व्यूज। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के बड़े कम्युनिकेटर्स में से गिना जाता है और उन्होंने जनता से सीधा संवाद शुरू करके एक नए अध्याय की शुरुआत की, ताकि जनता और उनके बीच संबंधों में कभी भी ना तो कोई दूरी आए और ना ही कोई मिलावट आए। थोड़ी देर पहले मैंने मीडिया की बात की थी। अक्सर जब वो शुरुआत में आए थे और उनके जो पहले 5 साल थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई समर्थन मिल नहीं रहा था हमारे देश में। मीडिया की व्यवस्था से जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, बहुत मुश्किल से सपोर्ट मिलता था। और तब उन्होंने अपना खुद का एक अलग इकोसिस्टम बनाया, जहां वो मीडिया पर भी आधारित नहीं रहे। आज उन्होंने सोशल मीडिया का अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाया है। उनसे जुड़ी हुई कोई भी खबर होती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला होता है, उनका कोई भी वीडियो होता है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और पूरे देश तक वो चीज़ पहुंच जाती है और पूरे मीडिया में भी वो चीज़ पहुंचती है। और अब देश के मीडिया के पास भी वो विकल्प नहीं है कि वो उसमें भी कोई मिलावट कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। आज अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो वो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, सबसे बड़े रेडियो आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़े टीवी एंकर भी अगर आप मुझसे पूछें तो शायद वही हैं। तो संचार के जो नए तरीके हैं, प्लेटफॉर्म्स तो हमारे पास थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को, उन ऐप्स को, उस रेडियो को, उस टीवी को, उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को एक नया आयाम दिखाया। और इसीलिए कहते हैं कि वो शायद दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कितने रिकॉर्ड बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज उनका जन्मदिन है, तो कुछ दिलचस्प बातें भी उनके बारे में बताते हैं आपको। उन्होंने क्या नए नए रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अब तक सबसे ज़्यादा 27 देशों से उनका नागरिक सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 17 बार विदेशी संसदों में भाषण दे चुके हैं। विदेशों की जो पार्लियामेंट हैं वहाँ पर भाषण दे चुके हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सांसद बनते ही प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उनके नेतृत्व में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी के बहुमत की सरकार बनी थी, वरना 30 साल तक हमारे देश में सिर्फ गठबंधन की सरकारें चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले इस देश के दूसरे नेता अब बन गए हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। नमस्कार।